Good afternoon, students. I'll be taking your class on India's foreign policy. भारत की विदेश नीति के ऊपर आज हम आपकी एक रिवीजन क्लास लेंगे. We'll revisit the topics, important topics in your syllabus on India's foreign policy. और हमारा जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में, उससे हम शुरुआत करेंगे, जिसमें आपके डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो हमारे आंतरिक और जो बाहरी विषय हैं, मुद्दे हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं. और इसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स हैं, यानी उद्देश्य हमारी विदेश नीति के, ये हम करेंगे आज. और क्योंकि हमारे पास 2 आवर्स की आज क्लास है, तो पहले हम इसको 2 सत्र में अगर माने तो पहले सत्र में हम आपके साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सोर्सेज ये डिस्कस करेंगे. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. जैसे कि हमने आपको बताया कि आपके साथ आज हम 2 घंटे भारत की विदेश नीति का पहला टॉपिक करेंगे, यूनिट जिसमें हम आंतरिक और बाहरी जो सोर्सेज हैं हमारी विदेश नीति के, उसके बारे में चर्चा करेंगे. और लगभग 40-45 मिनट्स आपको एक्सप्लेन करने के बाद, इसका विवेचन और मूल्यांकन करने के बाद आप के जो सवाल होंगे हम वो लेंगे. सो आपके कोई भी सवाल है वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और अराउंड 3:45 के आसपास आपके ये हम प्रश्न लेंगे. हम शुरुआत करते हैं. एक स्लाइड के माध्यम से आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी, और बीच में एक छोटा सा रीडिंग है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. और जो हमारा सेकंड सत्र, अगर हम उसे कहें, 4 बजे के लगभग, तो उसमें हम भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में किस तरह से सामने आ रहा है, इसका जिक्र करेंगे और इसका विवेचन करेंगे. और ये दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम्स के व्यू पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपने अगर पिछले वर्ष के आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें देखा हो, तो एक सवाल भारत के आंतरिक या जो विदेशी कारक हैं हमारी विदेश नीति के, उस पर अवश्य आता है. और एक सवाल जो हर साल लगभग आता है, वो भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में. सो इसलिए ये दोनों ही, क्योंकि विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज हम ये करेंगे. और जब इस सत्र की समाप्ति होगी लगभग 4:45 पर, सो आपके और भी कोई अगर प्रश्न हो या डाउट्स हो, वो लेकर कल हम आपके साथ जिन विषयों को करने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे. सो हम लोग पहला जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं. भारत की विदेश नीति के जो आंतरिक कारक हैं. सबसे पहले अगर हम विदेश नीति की बात करते हैं, तो व्यापक रूप से उसे हम 2 कारकों में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो आंतरिक मुद्दे हैं, आंतरिक विषय हैं, और एक जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इश्यूज. इनमें कुछ विषय या मुद्दे स्थायी होते हैं, जिन्हें हम परमानेंट कहेंगे. अर्थात वह विषय या वह हमारे कारक विदेश नीति के जो कभी भी नहीं बदलेंगे, अर्थात जो हमेशा से वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता और हमेशा हमारी विदेश नीति को निर्धारित करते रहते हैं या गाइड करते रहते हैं. और कुछ ऐसे कारक होते हैं जो समय के साथ आंतरिक या बाहरी परिवेश के साथ बदलते रहते हैं. इनमें जिन परमानेंट कारकों की हम बात करें, यानी जिन आंतरिक परमानेंट मुद्दों की हम बात करें, तो उसमें एक स्थायी कारक है राष्ट्रीय हित, यानी नेशनल इंटरेस्ट. एक राज्य अपनी विदेश नीति में जो भी कार्य करता है, जो भी बदलाव लाता है, या नीति जिस प्रकार से भी चलाता है, सुचारू रूप से चलाता है, उसमें सबसे अहम और स्थायी कारण होता है राष्ट्रीय हित का. जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय हित की, तो भारत का और सभी राज्यों का एक सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है, वह है सुरक्षा. आंतरिक रूप से सुरक्षा,
लेकिन क्योंकि हम विदेश नीति की बात कर रहे हैं, तो बाहरी रूप से सुरक्षा, यानी आपको किसी भी प्रकार से किसी अन्य मुल्क से, किसी अन्य राज्य से खतरा नहीं महसूस होना चाहिए, या आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कोई भी बाहरी राज्य आपकी आपकी जो संप्रभुता है, आपकी जो सुरक्षा है, उसका हनन ना कर सके। और अगर वो ऐसा करने का प्रयास करता है, तो आप सुचारू रूप से उसका जवाब दे सकें। तो राष्ट्रीय हित स्पष्ट करता है कि भारत की विदेश नीति में हमारा राष्ट्रीय हित एक महत्वपूर्ण एक स्थायी मुद्दा और विषय रहा है, और बाकी जितने भी कारक हैं वो इसी को देखते हुए कुछ स्थायी रहते हैं, और कुछ के साथ समय के साथ कुछ में परिवर्तन आया है। जियोपॉलिटिक्स यानी कि हमारी ज्योग्राफी, हमारी भूगोलिक परिचर्चा और साथ में राजनीति, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, फिर से हम कहेंगे एक स्थायी विषय रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी या भूगोलिक जो आपकी परिस्थिति है वो ज्यादातर स्थायी रहती है, लेकिन राजनीति और भूगोल का जब समीकरण होता है तब उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है। हम 1947 की बात करते हैं, जब स्वतंत्र हुआ था भारत। भारत एक आजाद राज्य के रूप में सामने आया। उस समय सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय या मुद्दा रहा, जिसने हमारी विदेश नीति को एक तरह से निर्धारित किया, वो राष्ट्रीय हित के साथ साथ हमारी भूगोलिक स्थिति क्या थी। अगर हम देखें तो उस समय हिंद महासागर एक और हम हिमालय की बात करते थे, यानी अभी भी यही है, लेकिन उस समय हमने यह सोचा या यह महसूस हमें हुआ कि जो हिमालय है वो एक तरह से एक बफर है, एक तरह से भारत, चीन या अन्य राज्यों के बीच में एक ऐसी सीमा है जिसका शायद भेद नहीं हो सकता। लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन आया। अभी भी हमारी जो भूगोलिक या ज्योग्राफी है या जियोपॉलिटिक्स है, वो हमारी विदेश नीति को निर्धारित करती है, लेकिन क्योंकि हमारे आसपास की परिवेश में परिवर्तन आया है, साथ ही साथ हमारी स्वयं की सुरक्षा, स्वयं जिस तरह से हम विश्व को देखते हैं, उसमें भी परिवर्तन आया है। इसलिए हमारे इस जियोपॉलिटिक्स की जो राजनीति है उसमें भी परिवर्तन आया है। आपको एक उदाहरण हम देते हैं। जब भारत आजाद हुआ था, बे ऑफ बंगाल जिसे हमने आपसे कहा, या हिंद महासागर, इंडियन ओशन या हिमालय, इन सब को देखते हुए कुछ समय हमने एक गुटनिरपेक्ष की नीति भी अपनाई। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक अलग से विषय भी है आपका। लेकिन इसके साथ-साथ एक लंबे समय तक हमने जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है, यानी जिसे हम समुद्री सुरक्षा कहते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाल में जिस तरह से एशिया पैसिफिक अब इंडो पैसिफिक के रूप में सामने आया है, यानी कि मैरीटाइम सुरक्षा यानी समुद्री सुरक्षा को ज़्यादा तत्परता या महत्व दिया जाने लगा है। इसके कई कारण हैं। इसका एक कारण है कि ऑफ कोर्स जो आर्थिक रूप से व्यापार होता है, विश्व का बहुत ज़्यादा व्यापार जो है, वो पानी के माध्यम से या समुद्री माध्यम से होता है। और क्योंकि भारत, जिसे हमने कहा, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल है, और खासकर इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसीलिए अपने आर्थिक व्यापार की सुरक्षा के लिए जो आवागमन है हमारे व्यापार का, साथ ही साथ जो वैश्विक व्यापार जो उस मार्ग से गुजरता है, उनकी भी सुरक्षा और सुचारू रूप से वो जा सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है या समुद्री सुरक्षा है, उस पर हम ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा ध्यान दें। इसके साथ-साथ अगर हम देखते हैं, जो और विषय हैं जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी मनुष्यों और ड्रग की जो पैडलिंग होती है, उसमें भी समुद्र का या पानी के माध्यम का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है।
पायरेट्स, इन सब चीज़ों से जूझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम सिक्योरिटी की आवश्यकता है। इसलिए ना सिर्फ आज के समय में भारत ने स्वयं अपनी जो नेवल या हमारी जो हमारी सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा को हमने स्ट्रॉन्ग किया है या उसका प्रयास कर रहे हैं, बल्कि विश्व के अन्य राज्यों से भी जो हमारी नेवल सिक्योरिटी है, उसके माध्यम से जिसे हम बात करते हैं जल, थल और वायु यानी हमारी जो जल सेना है, उसके माध्यम से हमने अन्य राज्यों के साथ भी हम सिक्योरिटी के माध्यम में उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। जो हमारी जल सेनाएँ हैं, आपस में एक-दूसरे के साथ ना सिर्फ इस तरह की जो इम्पोर्टेंट सूचनाएँ हैं, फिर वो आतंकवाद से रिलेटेड हो, पायरेसी से रिलेटेड हो, उसमें सहयोग कर रही हैं, बल्कि आपस में एक जो हम एक्सरसाइज़ेज़ कहते हैं, नेवल एक्सरसाइज़ेज़ यानी आपस में एक-दूसरे से शेयर करना, इंटेलिजेंस शेयर करना, उसका भी कार्य सुचारू रूप से अब शुरू हो रहा है, चल रहा है, जिसमें हमारे दक्षिण एशिया के राज्य जिन्हें हम आसियान की कंट्रीज़ कहते हैं, वह भी हैं। इसमें अमेरिका भी है क्योंकि इंडो पैसिफिक में अमेरिका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की तो उसमें हमारे जो अड़ोस-पड़ोस के मुल्क हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान भी, चीन और अन्य राज्य जैसे श्रीलंका, नेपाल, इन सब भूटान, इन सब मालदीव्स ऑफ कोर्स, म्यांमार, बर्मा, इन सब से हमारे संबंध कैसे हैं? किस तरह का इनके साथ हमें कोई खतरा हो सकता है? किस प्रकार का खतरा हो सकता है? ऑलरेडी हम लोग बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं पाकिस्तान और चीन से खासकर। इन सब को देखते हुए जियोपॉलिटिक्स के माध्यम से भारत को अपनी सुरक्षा का आंकलन करना है, उसमें ध्यान देना है और हमारी विदेश नीति जो है, वो इस पर निर्भर करती है या इसको माध्यम बनाकर आगे बढ़ती है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, जिसे हम कह सकते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी पड़ोसी मुल्कों को कितने अच्छे संबंध हैं हमारे उनसे या कोई तनाव है उनके साथ, किस प्रकार से हमारे संबंध हैं, ये हम जो हमारा आगे का टॉपिक है इंटरनेशनल सोर्सेस उसमें हम और ज़्यादा विस्तार से इसको करेंगे। आंतरिक रूप से जियोपॉलिटिक्स में हमारी भूमि किस प्रकार की है, खाद्य सामग्री इत्यादि में क्या हम लोग पूर्ण रूप से अ, स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से जैसे हाल ही में मोदी जी ने भी कहा था आत्मनिर्भर है, वैश्विक स्तर पे किसी से निर्भर नहीं है। एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद कुछ समय तक स्वतंत्रता के पश्चात हमें खाद्य सामग्री का आयात करना पड़ा। इसके बाद स्वयं को हमने आज इतना इतनी हमारी जो भूमि है कृषि प्रधान होने के नाते इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोगों ने किया है कि आज हम आयात के बजाय निर्यात कर रहे हैं। तो ये सब भी हमारी आंतरिक ज्योग्राफी या आंतरिक भूगोलिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इकोनॉमी। जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे, सो एक जिसे भारत को कहा जाता था, जो आप लोगों ने अ, पढ़ा होगा, मूवीज़ में देखा भी होगा, सोने की चिड़िया। वाक़ई में भारत ऐसा था और ये वाक़ई कहने की बात नहीं है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। अर्थात इस प्रकार के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि वाक़ई में भारत बहुत ही आत्मनिर्भर और एक विकसित राज्य था। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा हमारा व्यापार था और हम लोग आत्मनिर्भर थे कई क्षेत्रों में। लेकिन जब हम लोग स्वतंत्र हुए, तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। औद्योगीकरण के मार्ग पर हम तभी-तभी अग्रसर हुए थे। हमें औद्योगीकरण करना था, विकास करना था, हमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था। तो इसको देखते हुए भारत ने एक ऐसी नीति अपनाई जहाँ पर हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकें, औद्योगीकरण कर सकें और इसके लिए हमने एक मिश्रित प्रणाली यानी अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी, योजनाबद्ध इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था अपनाई।
अर्थात पंचवर्षीय हमारी योजनाएं हैं, जो बड़े-बड़े उद्योग हैं वो सरकार के पास रहे और कुछ क्षेत्रों में हमने प्राइवेट यानी निजी सेक्टर के लिए उनको खोला और इस तरह से उम्मीद थी कि जो विकास होगा उसका जो फ़ायदा है वो सभी क्षेत्रों तक पहुँचेगा, ऊपर से नीचे तक जिसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन एक ऐसा भी समय आया कि ये नीति का पता चला बहुत ज़्यादा यह नीति बहुत ज़्यादा रूप से यह सफल नहीं है नीति और हम लोग काफ़ी हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, विश्व बैंक से लोन भी लेना पड़ा, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ा और इसके साथ-साथ एक ऐसा समय भी आया जब हमारा जो विदेशी पूंजी का जो हमारा रिज़र्व होता है, फॉरेन करेंसी रिज़र्व बहुत ही कम हो गया। फॉरेन करेंसी रिज़र्व से आपकी अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रॉन्ग है इसका भी आकलन किया जा सकता है। और 1990 का दशक है, जब हमारी इस क्षेत्र में परिवर्तन आया क्योंकि उस समय तक वैश्वीकरण या औद्योगिकरण, निजीकरण एक बड़े पैमाने पर अ, विश्व में लागू हो चुका था। इन द सेंस बहुत से राज्य जो हैं, उन्होंने उदारीकरण की तरफ नीतियाँ अपनाई थी। हमारे पड़ोस में भी चीन एक साम्राज्यवाद राज्य होने के बावजूद भी उदारीकरण की तरफ गया, श्रीलंका में भी इस प्रकार की नीति अपनाई गई और वैश्विक स्तर पर तो ये देखा ही गया था। तो इसका हम उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, श्री नरसिम्हा राव, तो उन्होंने 1991 में आप कह सकते हैं कि एक उदारीकरण की तरफ हमने कदम बढ़ाया, जहाँ मिश्रित प्रणाली को छोड़कर हम लोगों ने एक उदारीकरण जहाँ पे विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित किया, आर्थिक क्षेत्र में धीरे-धीरे हमने सुधार किए और जिसका आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि कुछ समस्याएँ अभी भी हैं जिनको हमें दूर करना है, जैसे गरीबी उन्मूलन या बेरोज़गारी का समस्या या अन्य समस्याएँ। लेकिन 1991 के पश्चात भारत एक बहुत ही आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है, आ रहा है और वैश्विक राज्य अब इस बात को मानते हैं और भारत की खासकर जो भारत का बाज़ार है, जो क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा होने के कारण एक उनके लिए बहुत ही आकर्षक है हमारा बाज़ार, जहाँ पर वो अपनी चीज़ों का निर्यात कर सकते हैं। सो हमारी जो अर्थव्यवस्था है जिसमें हमारे आईटी यानी कि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारा जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो एक क्रांति हुई है, उसके कारण भी सकारात्मक या सूचना और आवागमन के माध्यम से भी जो क्रांति हुई है, तो उसके कारण से भी भारत एक वैश्विक स्तर पर एक आकर्षक इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है, जिसने हमारी भी वैश्विक नीति को या हमारी फॉरेन पॉलिसी को और अन्य राज्य जो हैं, फिर चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे अमेरिका हो, उनकी भी भारत के प्रति जो विदेश नीति है, उसको प्रभावित किया है। हमारा नेक्स्ट जो कारक है वो है हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। इसको हमने एक साथ क्लब कर दिया है। आप चाहें तो अपने उत्तर में इन्हें अलग-अलग रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। पहला है ऐतिहासिक। ना सिर्फ जब हम भारत का इतिहास देखते हैं, तो केवल हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने बहुत लंबे समय राज किया, केवल हमारी ये हिस्ट्री नहीं है। इससे पूर्व एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हम लोगों की रही है जिसमें बहुत ही अच्छे स्तर पर, बहुत ही शानदार स्तर पर भारत जो है भारत एक इंद्रप्रस्थ के रूप में भी हम कह सकते हैं। अगर आप बहुत पुराने समय की हम लोग बात करें तो आप महाभारत की बात कर सकते हैं। उसके बाद आप अन्य जो समय रहे, आप चंद्रगुप्त मौर्य में कौटिल्य जो हैं, उनकी बात कर सकते हैं या उसके पश्चात आप आते हैं आप अशोका की जो है उस समय की बात कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो हमारा एक ऐतिहासिक जो हमारा पृष्ठभूमि रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है और उसमें ना सिर्फ एक प्रजातंत्र को महत्व दिया गया है, बल्कि जनता की भागीदारी को महत्व दिया गया है। बल्कि हम ये कहेंगे कि उसमें अ, एक ऐतिहासिक रूप से अधिकारों को महत्व दिया गया है। तो इन सब ने भी जो हमारी विदेश नीति है, अर्थात अन्य जो राज्य हैं, उनमें अगर इम्पीरियलिज़्म है या उनमें अगर उपनिवेशवाद, न्यू कोलोनिज़्म की समस्या है या उनमें रंग-भेद की समस्या है, अपार्थाइड की समस्या है या रेस की समस्या है, वर्ण-भेद की समस्या है, तो क्योंकि हम लोग भी एक लंबे उपनिवेशवाद, एक लंबे अंग्रेज़ों के राज्य से स्वतंत्र हुए थे, तो हम उन समस्याओं को समझते थे। सो अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हमने वैश्विक स्तर पर जो विदेश नीति अपनाई, जहाँ पर हमने वैश्विक स्तर पर इन सब समस्याओं का विरोध किया। राजनीतिक क्षेत्र में जैसे हम आपको बता ही चुके हैं कि हमने एक स्वतंत्र, एक अखंड संप्रभुता संपन्न राज्य को माना, यानी कि हमने जो अपनी पंचशील की नीतियाँ अपनाई, उसमें भी हमने अपने अनुभव के आधार पर समानता, संप्रभुता, अखंडता, इनको बहुत महत्व दिया। फिलॉसफिकल ट्रेडिशंस अर्थात हमारी जो नॉन वायलेंस का जो हमारा ट्रेडिशन है या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का जो हमारा ट्रेडिशन है, यानी हिंसा में विश्वास नहीं रखना है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है या शांतिपूर्ण संबंध रखने हैं, जो हमारे विचारकों से आए, हमारे जो विशिष्ट, जिनका सभी ने अनुसरण किया, जिनसे लोग प्रभावित हुए, फिर आप उसमें जैसे हमने अभी नाम लिए कौटिल्य की बात कर सकते हैं, आप उसमें गांधी की बात कर सकते हैं, आप उसमें गौतम बुद्ध की बात कर सकते हैं, अशोका की बात कर सकते हैं, जो उनसे प्रभावित रहे। तो इन सब ने हमारी विदेश नीति को बहुत प्रभावित किया। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो कारक रहे हमारी विदेश नीति के, इन अंतर्राष्ट्रीय कारकों में सबसे पहले कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा। 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो समाप्त हुआ था और 1945 जब द्वितीय 39 से 45 तक जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, इसके दौरान एक बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी, जैसे अमेरिका का नागासाकी और हिरोशिमा पे एटॉमिक बम गिराना या सोवियत संघ का जो सेकेंड फ्रंट है वो कुछ समय बाद खोलना या आपस में सबसे इम्पोर्टेंट वैचारिक मतभेद, अमेरिका एक उदारवादी राज्य के रूप में, मुक्त व्यापार के रूप में सामने आया और 1917 में सोवियत संघ में पहले मेंशेविक, उसके बाद बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके पश्चात वो एक साम्यवादी राज्य के रूप में सामने आया। तो इन सब कारणों से जब तक शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, शीत युद्ध आरंभ हो चुका था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। शीत युद्ध ने केवल अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया था। और जब 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, सो उस समय तक विश्व लगभग 2 गुटों में बँट चुका था, जहाँ पर कुछ राज्य जो हैं वो अमेरिका के संरक्षण में थे, कुछ सोवियत संघ के संरक्षण में थे। अर्थात कुछ राज्यों को अमेरिका सैन्य या आर्थिक सहायता दे रहा था, कुछ राज्यों को सोवियत संघ सहायता दे रहा था। इसके साथ और भी बहुत सी घटनाएँ घटीं, जहाँ पर दोनों ने मिलिट्री अलायंसेस यानी कुछ सैन्य संगठन बनाए, जैसे नेटो या वार्सो। तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि शीत युद्ध केवल अमेरिका और सोवियत संघ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व के अन्य राज्यों को भी प्रभावित कर रहा है। और क्योंकि भारत एक लंबे साम्राज्यवाद के बाद स्वतंत्र हुआ था, तो हमारी संप्रभुता हमें बहुत ही ज़्यादा उस समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और जैसे हमने कहा कि हर राज्य का एक राष्ट्रीय हित होता है, परमानेंट राष्ट्रीय हित, जिसमें संप्रभुता, राज्य की अखंडता शामिल होती है।
इसे देखते हुए भारत नहीं चाहता था कि वो अमेरिका या सोवियत संघ में से किसी से भी बहुत ज़्यादा अ अ, इस तरह का संबंध रखे विदेश नीति के रूप में, जिससे दूसरे गुट को ये लगे कि भारत एक गुट में शामिल हो गया है। तो इसके आधार पर शीत युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए हमने एक लंबे समय तक गुटनिरपेक्ष की नीति भी अपनाई। हमने किसी भी गुट में शामिल ना होना उस समय उचित समझा। लेकिन इसके साथ-साथ इसका एक कारण और भी था, वो था हमारी अर्थव्यवस्था। जैसा हम आंतरिक कारकों में आपको बता चुके हैं कि अर्थव्यवस्था क्योंकि हमें मजबूत करनी थी, तो उसके लिए हमें ज़रूरत थी सभी राज्यों से सहायता या निवेश की। तो इसलिए भारत को उस समय महसूस हुआ कि अगर हम शीत युद्ध में फँस जाते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होगी। और शीत युद्ध में अगर आप उसका हिस्सा बनते हैं, तो उसके साथ आपकी जो सैन्य शक्ति है, यानी जो हथियारों की होड़ उस समय हो रही थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, कि चाहे वो कन्वेंशनल वेपन्स हो, पारंपरिक ट्रेडिशनल वेपन्स हो या न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो भारत भी उस हथियारों की होड़ में शामिल हो जाएगा। क्योंकि एक गुट में शामिल होने का अर्थ है आप दूसरे गुट के खिलाफ हैं और उसमें अन्य राज्य शामिल हैं, एक महाशक्ति शामिल है, तो हथियारों की होड़ होना इसमें लाज़मी है। तो भारत वहाँ ध्यान ना देकर अपनी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा ध्यान देना चाह रहा था। सो इन सब कारणों से शीत युद्ध के चलते हमारी विदेश नीति प्रभावित हुई। और इसमें हमने अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि शायद हमारी जो विदेश नीति है उसमें थोड़ा झुकाव हमारा सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा रहा। खासकर जब 1971 में जब बांग्लादेश राज्य बना, तो उसके बाद जो इंडिया और सोवियत संघ के बीच में एक ट्रीटी का जो हस्ताक्षर हुए, खासकर उस समय ये आप कह सकते हैं इसमें ज़रूर। लेकिन भारत ने शीत युद्ध को देखते हुए एक ऐसी नीति का प्रयास किया, जहाँ पर हम सभी राज्यों से अच्छे संबंध का प्रयास रखें और किसी भी गुट में शामिल ना हों। और यही कारण रहा कि किसी भी मिलिट्री अलायंस यानी कि किसी भी सैन्य व्यवस्था का हम हिस्सा नहीं बने। लेकिन जैसे हमने कहा कि कुछ कारक स्थायी होते हैं, कुछ में परिवर्तन आता है। तो जब 80 के दशक में उसके अंत तक शीत युद्ध की समाप्ति हुई, साथ-साथ सोवियत संघ का विघटन भी हुआ और भी कई वैश्विक घटनाएँ घटीं, जैसे कि युगोस्लाविया का भी विघटन हुआ या पूर्वी यूरोप के जो राज्य थे, उनमें एक साम्यवाद से हटकर एक लहर आई प्रजातांत्रिक प्रणाली की। अ सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रशिया उसके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया और 1991 में हमने उदारीकरण की नीति अपनाई। तो आप ये कह सकते हैं कि वो कुछ वर्ष ऐसे थे जिन्होंने भारत की विदेश नीति को कई रूप से प्रभावित किया। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो जो एक अहम कारण था भारत का किसी भी गुट में शामिल ना होना या किसी भी मिलिट्री अलायंस में शामिल ना होना या आप कह सकते हैं सोवियत संघ की तरफ एक जो थोड़ा-सा झुकाव था अ, इन सब में भी धीरे-धीरे बदलाव आया। हमारे रशिया से संबंध जैसे हमने कहा सोवियत संघ से अच्छे थे, उसके बाद रशिया से भी बहुत अच्छे रहे, लेकिन हमारे संबंध अमेरिका से भी अब पहले से भी आप कह सकते हैं उस ओर अग्रसर हुए एक अच्छे संबंधों की ओर हमारी विदेश नीति जो है अग्रसर हुई। और इसमें बहुत से पड़ाव आए, बहुत से इसमें कारण आए जिसमें ऑफ कोर्स ये जो हमारा परमाणु अस्त्रों का जो 1998 में हमने स्वयं को घोषित किया, वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण रहा। साथ ही हमने अपने उन राज्यों के साथ जिनके साथ पहले हम बहुत अच्छे संबंध हम लोग या बहुत नज़दीकी संबंध आप कह सकते हैं, नहीं बना पाए थे। जैसे आसियान की कंट्रीज़ हो गईं जो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण एशिया में हम बात करें, तो वो भी इस समय सुचारू रूप से आगे बढ़े। ये हम जो आसियान है, इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें। एक्ट ईस्ट के बारे में हम अगले जो हमारा स्लाइड होगा उसमें डिस्कस करेंगे। 1991 में जब हमने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, उसी समय आप नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे, आप उनको क्रेडिट दे सकते हैं कि उन्होंने एक लुक ईस्ट की नीति अपनाई।
उस समय तक जो आसियान है यानी जो 10 राज्य हैं आसियान के, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, सिंगापुर और उसके बाद वियतनाम जो साम्यवादी 3 राज्य हैं, लाओस वगैरह आ जाते हैं, कंबोडिया इत्यादि। इन सब से भी हमारे संबंध अब बेहतर होने के लिए उन्होंने प्रयास किया 1991 में लुक ईस्ट, क्योंकि उस समय तक ये स्पष्ट हो गया था कि जो आसियान एक संस्था है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आर्थिक रूप से बहुत विकास कर रही है और भारत के उनसे बेटर संबंध होते हैं तो इसका फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को होगा। और इसका दूसरा कारण ये था कि तब तक क्योंकि हमने उदारीकरण की नीति अपना ली थी, हमारे विदेशी पूंजी निवेश हम आमंत्रित कर रहे थे, तो आसियान के जो राज्य हैं उन्हें भी तब तक ये स्पष्ट होने लगा कि भारत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, एक विकल्प हो सकता है, चीन के चीन का एक विकल्प हो सकता है, जहाँ पे ना केवल वो अर्थव्यवस्था या आर्थिक रूप से भारत में निवेश कर सकते हैं, गहरे संबंध आर्थिक रूप से हो सकते हैं, बल्कि क्योंकि चीन और आसियान के बीच में मतभेद है साउथ चाइना सी में, तो अगर भारत वहाँ एक ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए तो चीन के एक विकल्प के रूप में भारत सामने आ सकता है। ये सब जो है कारक हमारे रहे शीत युद्ध के पश्चात जो हमारी विदेश नीति रही। डीकोलोनाइजेशन, अपार्थाइड एंड एंटी रेसिज्म, हम थोड़ी देर पहले आपको ये बता चुके हैं कि क्योंकि स्वयं भारत एक लंबे साम्राज्यवाद के अधीन होने के पश्चात स्वतंत्र हुआ था, तो 1947 के बाद जितने भी राज्य स्वतंत्र नहीं थे, हमने यूनाइटेड नेशंस में, हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, हमने यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली महासभा है वहां पर यह विषय उठाए और हमेशा समर्थन किया कि जितने भी राज्य अधीन है ना सिर्फ केवल स्वतंत्र हो, बल्कि दक्षिण अफ्रीका जो अपार्थाइड की जो नीति अपना रहा है, यानी कि जहाँ पर एक श्वेत अल्पसंख्यक जो है वो वहाँ पर जो एक ब्लैक मेजॉरिटी है उनके प्रति डिस्क्रिमिनेटरी भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हैं वो भी समाप्त हो। और इसमें नेल्सन मंडेला जो है वो गांधी से प्रभावित भी रहे, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से इसका विरोध किया, वहां पर एक आंदोलन चलाया और भारत में जहां एक और इसका विरोध किया था, वहीं पर जब अपार्थाइड की नीति समाप्त हो गई दक्षिण अफ्रीका में, तो भारत एक पहला राज्य बना जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो बेटर किए। एंटी रेसिज्म अगेन, जैसे अमेरिका में या अन्य राज्यों में जो एक वर्ण के आधार पर जो भेदभाव होता है उसका भी हमने विरोध किया। इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंसेस, हमने आपको जिक्र किया था नेटो और वॉर्सो का स्टूडेंट्स। नेटो जो है वो अमेरिका ने बनाया था, जितने भी वेस्टर्न यूरोप के राज्य थे उनको अपने संरक्षण में लेने के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में वहाँ एक तो बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, दूसरा क्योंकि उन राज्यों को उस नुकसान से उभर रहे थे और सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी, तो एक अमेरिका ने कंटेनमेंट की पॉलिसी भी अपनाई ताकि साम्यवाद ना फैले और अन्य राज्यों में, और साथ ही जो पूर्वी जो पश्चिमी यूरोप के राज्य हैं जैसे ब्रिटेन इत्यादि हैं, उनको नेटो के तहत फ्रांस इत्यादि को सुरक्षा दी जाए साम्यवाद से। इसके बदले में सोवियत संघ ने वॉर्सो पैक्ट किया, जिसमें जो पूर्वी यूरोप के राज्य हैं जिनमें साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी उनके संरक्षण के लिए ये बनाया गया। इसके साथ साथ ही अमेरिका ने अन्य वैश्विक अन्य स्तर पर भी जैसे सीटो और सेंटो, यानी जैसे दक्षिण एशिया जो है वहां पर भी उन्होंने प्रयास किया कि इस तरह के अलायंसेस बने इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि को लेकर, बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए। लेकिन जैसे हमने आपको बताया, भारत किसी भी तरह से इन अलायंसेस में भाग नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि वो हथियारों की होड़ में या किसी भी प्रकार से अपनी संप्रभुता को खोना नहीं चाहता था।
इसलिए हम लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं, सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम कह सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूनाइटेड नेशंस की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रूप से यूनाइटेड नेशंस का भारत न केवल एक आप कह सकते हैं फाउंडर नेशन स्टेट, फाउंडर मेंबर रहा, बल्कि हमने शुरुआत से ही यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, उद्देश्य हैं, उनको अपनाया, उनका समर्थन किया, उनका पालन किया, बल्कि बढ़ चढ़कर यूनाइटेड नेशंस के कार्यों में भाग लिया। फिर चाहे वह पीस कीपिंग हो, जिसमें भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अन्य राज्यों में, सभी राज्यों में। पीस कीपिंग पर आपका कई बार एक अलग से सवाल आ जाता है, तो अभी आपको हम थोड़ा सा इस बारे में बता देते हैं, और अगर आवश्यकता है तो और डिटेल्स, और हमारे पास समय है तो हम और डिटेल में बताएंगे इसके बारे में आपको। बेसिकली पीस कीपिंग, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का मेन एम है शांति और सुरक्षा वैश्विक स्तर पर रहे। सो पीस कीपिंग और सामूहिक सुरक्षा दो प्रयास हैं उनके कि किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित हो। सामूहिक सुरक्षा क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल ही इसमें कर सकता है, जिसमें 5 सदस्य हैं। सो सुरक्षा परिषद के 5 जो स्थायी सदस्य हैं, उनकी सहमति जरूरी है सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए। तो केवल 2 ही बार इसका प्रयोग हो पाया वैश्विक स्तर पर, एक बार 1950 में कोरिया में, और एक बार जो पहला गल्फ वॉर हुआ था जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था। लेकिन वैश्विक स्तर पर बहुत सारे युद्ध अभी भी हैं, राज्यों के बीच में चल रहे हैं या गृह युद्ध भी है। तो पीस कीपिंग का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उद्देश्य जो आरंभ में रहा, वो रहा कि जहाँ युद्ध विराम हो वहां पर प्रयास करें कि पीस कीपिंग फोर्सेस भेज के कि युद्ध विराम जो सुचारू रूप से चल सके, और जो राज्य युद्ध कर रहे थे वो पुनः युद्ध ना करें। धीरे धीरे इनका मैंडेट बढ़ता गया। इन्होंने जो आवश्यक सामग्री है, जैसे रेड क्रॉस या अन्य संस्थाओं के माध्यम से, जैसे दवाइयाँ हो गई या सेवाएं हो गई, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, या खाद्य सामग्री है, तो इसमें भी सहायता इन्होंने आरंभ की। उसके बाद जो पीस कीपिंग है, जो विश्व के अलग अलग राज्य अपनी सेना के टुकड़े भेजते हैं, उनसे बनता है। उसके बाद पीस कीपिंग जो है वो पीस बिल्डिंग में बदल गया, अर्थात न केवल युद्ध विराम में आपने कार्य करना है, बल्कि जो वहाँ की पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, वो ये भी प्रयास करेंगे कि युद्ध विराम के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो कि बहुत नुकसान होता है युद्ध में, तो वो भी हो। और उसके बाद अगर चुनाव की जरूरत है, प्रजातांत्रिक प्रणाली बहाल करने की जरूरत है, तो चुनाव भी सुचारू रूप से हो। यानी पीस कीपिंग से आगे बढ़कर पीस बिल्डिंग का उन्होंने, यानी कि शांति सेना जो वहां पर है, शांति स्थापित करने के बाद शांति का निर्माण किया जाए, और भारत ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हम बात करते हैं तो और भी बहुत सारी संस्था आती हैं, उनके बारे में हम अभी जिक्र करते हैं। जो और हमारा कारक रहा वैश्विक स्तर पर, वह रहा डिसआर्मामेंट और नेशनल सिक्योरिटी, अर्थात जैसे हमने आपसे कहा, भारत कभी भी किसी भी रूप से यह नहीं चाहता था कि हथियारों की होड़ हो वैश्विक स्तर पर। सो भारत ने हमेशा यह प्रयास किया कि हम निरस्त्रीकरण, अर्थात जो परमाणु अस्त्र हैं, उसमें उसका समापन हो। लेकिन परमाणु अस्त्र के क्षेत्र में यूनाइटेड नेशंस ने भी कई प्रयास किए, और दो आप ट्रीटीज की बात कर सकते हैं, समझौते की बात कर सकते हैं। एक है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और एक सीटीबीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, उसमें ये कहा गया
या उसको अगर हम संक्षेप में सरल भावार्थ के साथ देखें तो उसमें ये कहा गया कि केवल जो 5 सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, वो ही परमाणु अस्त्र रख सकते हैं। वो अन्य राज्यों को इसे नहीं देंगे, ना इसकी प्रौद्योगिकी देंगे, ना अस्त्र देंगे। भारत को यह भेदभावपूर्ण लगा और इसलिए हमने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए और 1974 में पहली बार पोखराम में पीसफुल शांतिपूर्ण परमाणु अस्त्र की टेस्टिंग करने के पश्चात हमने विश्व को ये बताया कि हम परमाणु अस्त्र बनाने के काबिल हैं। लेकिन क्योंकि हमारा कभी भी यह इरादा नहीं था, इसलिए हमने इसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन धीरे-धीरे जब चीन, क्योंकि हमने सब भौगोलिक व्यवस्था की बात की, तो हमारे पड़ोस में चीन जो है, चीन राज्य जो है वो ऑलरेडी एक परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य और चीन के साथ युद्ध भी हमारा रहा। संबंध जो है उनमें उतार-चढ़ाव आया। हमारे जो सीमाएं हैं उनका विवाद रहा चीन से, सुरक्षा बलों के बीच में भी विवाद रहा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारत को ये लगा कि हमें एक परमाणु अस्त्र संपन्न देश होना आवश्यक है हमारी सुरक्षा के लिए या डेटरेंस के लिए। डेटरेंस का अर्थ होता है कि आपके पास भी उतनी ही शक्ति हो ताकि जो दूसरा राज्य है वो आप पर हमला करने से पहले या अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पहले सोचे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारे संबंध आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को हमारे मुल्क में हमारी बढ़ावा दे रहा है। हमारे मुल्क में आतंकवाद का एक कारण रहा है पाकिस्तान। हमारी सीमाओं पर विवाद होता है, युद्ध हो चुके हैं। इन सबको देखते हुए और ये भी सबको मालूम ही है कि चीन ने पाकिस्तान को परमाणु अस्त्रों की कुछ परमाणु अस्त्र और कुछ उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी भी उनको उपलब्ध कराई है। इन सब बातों को देखते हुए भारत ने स्वयं को 1990 का जो दशक था अंत तक स्वयं को एक जिसे दूसरी बार जो पोखरान ब्लास्ट हुआ, जिसमें स्वयं को एक परमाणु अस्त्र संपन्न देश घोषित किया और ये हमारी सुरक्षा के लिए था। लेकिन साथ ही साथ हमने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, साथ ही साथ हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य, बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स भी बताए। सबसे पहले नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, अर्थात हम किसी भी परमाणु अस्त्र का प्रयोग किसी अन्य राज्य पर पहले नहीं करेंगे, स्वयं नहीं करेंगे। हम किसी भी ऐसे राज्य पर जिसके पास परमाणु अस्त्र नहीं है, उसके लिए उसके साथ भी परमाणु अस्त्र का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके साथ ही हमने स्वयं एक मॉरेटोरियम यानी हमने ये कहा कि अब हम और परमाणु अस्त्रों का जो है प्रयोग या उसकी टेस्टिंग हम नहीं करेंगे। लेकिन स्वयं हम परमाणु अस्त्र राज्य हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस नीति में बदलाव भी आ सकता है, जैसे हाल ही में कुछ समय पहले विदेश मंत्रालय से ही यह बात स्पष्ट हुई कि क्योंकि यह बदलती परिस्थिति पर आधारित है, तो हमारी जो शांतिपूर्ण परमाणु अस्त्र की जो हमारी जो ये पहल है, तो इसमें समय के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आ सकता है आवश्यकता पड़ने पर। लेकिन भारत इसका बहुत शांतिपूर्ण प्रयोग कर रहा है और इसका उदाहरण है अमेरिका के साथ और उसके बाद कई अन्य राज्यों के साथ हमने न्यूक्लियर जो एनर्जी है, यानी जो न्यूक्लियर जो ऊर्जा है उसको जनता के लिए, नागरिक के लिए सिविलियन एनर्जी के रूप में न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट जो हमने अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए, तो किस प्रकार से उसका परमाणु अस्त्रों के बजाय हम एनर्जी के क्षेत्र में जनता की भलाई के क्षेत्र में इसका प्रयोग करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का जो इरादा है इस क्षेत्र में वो सुरक्षा को देखते हुए क्या है। एक्ट ईस्ट का जो हमारी पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट की अगर हम बात करते हैं, सो एक्ट ईस्ट में जैसे हमने आपको बताया 1991 में हम लोगों ने लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाई थी, जिसका कारण उदारीकरण भी रहा। चाइना का साउथ चाइना सी में जो उनका एक एग्रेसिव पोस्चर है वह रहा। साथ ही जो आसियान की स्टेट्स हैं, आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ और बेहतर संबंध बनाने
और ये आप कह सकते हैं दोनों ही तरफ से थे। आसियान भी यही चाहता था। लेकिन 1991 में जब इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद इस तरह का जो हमारा इरादा था उसमें हम लोग आगे ज़रूर बढ़े, लेकिन उसको बहुत सुचारू रूप से हम उसे कार्यान्वित नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे रूप से नहीं कर पाए या उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाए। और 2014 में जब हमारी समकालीन सरकार आई, पहली बार आई, तो उन्होंने अ, जो लुक ईस्ट है उसको एक्ट ईस्ट में उसको परिभाषित किया या परिवर्तित किया। एक्ट ईस्ट में हमारे जो संबंध है आसियान से या जो और राज्य हैं जैसे जापान या इत्यादि कोरिया, हम उनसे और ज़्यादा मजबूत करेंगे, बेहतर करेंगे और एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का हम अपनाएंगे। और इसमें कुछ जो पहले समस्याएं रही, जैसे हमने जो एग्रीमेंट्स हमने किए उनको समय पर उनको कार्यान्वित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कनेक्टिविटी बनाना, जैसे कि 3C की बात कही गई, कल्चर, कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स। अर्थात हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, क्योंकि अगर आप देखें थाईलैंड, म्यांमार, वहाँ पर बुद्धिज्म, हिंदुइज्म ये सब आपको उतना ही देखने को मिलेगा जितना भारत में है। इसके अलावा कॉमर्स यानी कि हम लोग अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्षेत्र में विकास करें और कनेक्टिविटी। म्यांमार जो है, बर्मा एक तरह से हमारा गेटवे है जो दक्षिण एशिया के राज्य हैं उन तक। तो कनेक्टिविटी अगर हम बेहतर करते हैं तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इत्यादि, तो इन सब में भी विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, ट्रेड बेटर होगा। सो ये एक एक्ट ईस्ट में परिभाषित किया गया और ये नीति अपनाई गई। फ्री ट्रेड ऑलरेडी है इंडिया और आसियान के बीच में। अब हम आरसीएफ की बात कर रहे हैं, यानी एक और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ रुकावट उसमें आ रही है क्योंकि काफी लंबे समय से आरसीएफ की आपस में इस बारे में चर्चा चल रही है, इस बारे में विवेचन हो रहा है भारत और आसियान के बीच में, पर हम लोग कुछ कारणों से इसे अमल में नहीं ला पाए हैं या इस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। कुछ कारण रहे, जैसे आसियान ज्यादा चाहता है हमारे जो भारत में विदेशी पूंजी निवेश है या हमारे बाजार खोलने के लिए, और कुछ हमारे जो उद्योग हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के कुछ विषय रहे हैं, लेकिन उम्मीद है भविष्य में ऐसा होगा। अगर आसियान पे साइन होता है तो हमारा और ज्यादा अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्षेत्र में और संबंध हम लोगों के मजबूत होंगे। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, ये भी आप 2014 पर खासकर इसको हम देख सकते हैं। अगर हम उससे पहले की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं सार्क की। 1985 में सार्क जो है इसका गठन किया गया और जो इसका मूल उद्देश्य था कि जो हम राज्य हैं, 7 जो कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, वो आपस में जैसे आसियान दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया में आसियान की हम ऑलरेडी तब तक देख चुके थे कि कितने वो सफल हुए हैं, तो उससे भी हम लोग प्रभावित रहे और अर्थव्यवस्था, ट्रेड इत्यादि के क्षेत्र में प्रयास किया गया कि सार्क के माध्यम से हम लोग सहयोग कर सकें, कोऑपरेट कर सकें। प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, उसके बाद फ्री ट्रेड अब ट्रेड एरिया भी बनाया गया सार्क में, लेकिन उसमें आपस में थोड़ा सा तालमेल कम रहा, खासकर जैसे टेररिज्म के ऊपर भी सार्क में एक हस्ताक्षर हुआ है एक एग्रीमेंट पर, लेकिन ये बहुत ही विडंबना की बात है कि आयरॉनिकल बात है कि टेररिज्म, एंटी टेररिज्म एक एग्रीमेंट ऑलरेडी सार्क के तहत है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो भारत में टेररिज्म फैला रहा है। तो इन कारणों से जो है सार्क बहुत आगे नहीं बढ़ पाया
और इसके बाद जैसे यूरी में इत्यादि में जो पाकिस्तान ने हमला किया, उसके बाद एक तरह से आप कह सकते हैं बिल्कुल सार्क जो है उसकी जो समिट्स होती थी वो बिल्कुल ही रुक गई। सार्क में एक एक समस्या जो रही वो रही कि आपस में सभी राज्यों जो सार्क का जो चार्टर है, जो सार्क का जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, उसी तरह सार्क का जो एग्रीमेंट है, उसमें ये कहा गया है कि जो भी कार्य करेंगे वो आप कंसेंसस से करेंगे, अर्थात मेजॉरिटी से नहीं। जैसे यूनाइटेड नेशंस में 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनका कंकरेंस ज़रूरी है, लेकिन सार्क में सभी 7 सदस्यों का कंकरेंस ज़रूरी है। तो इस कारण से बहुत से एग्रीमेंट जो हैं वो कार्यान्वित नहीं हो पाए, जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट है, वो भी नहीं हो पाया। तो इन सब को देखते हुए जो अन्य राज्य हैं जो आपस में सहयोग करना चाहते हैं, उन्होंने एक सब रीजनल कोऑपरेशन यानी कि हम जो हमारा क्षेत्रीय या हमारा जो कोऑपरेशन है, उसमें सातों सदस्यों के बजाय जो राज्य सहयोग करना चाहते हैं वो करें। तो इसके तहत बीमस्टेक, बीबीआईएन जैसे जो प्रयास हैं वो किए गए। 2014 से पहले गुजराल डॉक्ट्रिन सामने आता है। जब गुजराल हमारे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये डॉक्ट्रिन जो है वो उसकी बात कही, जिसमें हमने ये कहा कि हम पड़ोसी मुल्कों के लिए या उनको जो भी सहायता देते हैं या हम अपना जो बाजार खोलते हैं या ट्रेड के क्षेत्र में हम जो उनकी सहायता करते हैं, तो वो हम बिना किसी रेसिप्रोकेशन के करेंगे, अर्थात हम बदले में ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो भी अपना बाजार खोलें या वो भी भारत से चीजें निर्यात करें बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। ये गुजराल डॉक्ट्रिन था, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा संबंध बेहतर नहीं हो पाए। सभी राज्यों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या रही। 2014 में एक बार फिर से प्रयास किया गया कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको कार्यान्वित किया जाए, और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका उनका जो पहली बार जब उन्होंने स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ, तो उन्होंने सभी सार्क के सदस्यों को आमंत्रित किया। जिस इस बार बीमस्टेक के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था 2019 में जब दूसरी बार उन्होंने शपथ ली, पहली बार सार्क के सदस्यों को। तो प्रयास किया गया भारत की तरफ से कि सार्क को दोबारा से आगे बढ़ाया जाए, राज्यों के बीच में संबंध बेहतर हो। और इसमें हम ये कहेंगे कि जैसे बदलते परिवेश में चीजें बदलती हैं, सो सार्क जो बहुत समय से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था, उसमें हाल ही के समय में एक और प्रयास किया गया है, जहां पर मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी सार्क के सदस्य हैं उनको जो कोविड पेंडेमिक जिससे हम सब जूझ रहे हैं और जिस कारण से आज आपकी ये ऑनलाइन क्लास हो रही है, उससे सभी सार्क के सदस्य कैसे जूझ सकें उस पेंडेमिक से, क्योंकि अर्थव्यवस्था और मानव इसका दोनों पर ही मानव स्वास्थ्य और मानव पर दोनों पर ही इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा। तो किस प्रकार से आपस में सहयोग किया जाए, तो उन्होंने ये एक और प्रयास किया सार्क के माध्यम से। सो हम कह सकते हैं कि सार्क पूर्ण रूप से अ, आप उसको खारिज नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि वो पूर्ण रूप से असफल रहा है। अ, बहुत से प्रयास हुए हैं, कुछ सफल भी प्रयास हुए हैं, और भविष्य में अब जैसे एक और मौका मिला है आगे बढ़ाने का, क्योंकि इस मीटिंग के पश्चात एक और मीटिंग हुई जिसमें हेल्थ मिनिस्टर्स ने, सार्क के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भाग लिया, और भारत ने अभी हाल ही में विश्व के कई राज्यों जिसमें हमारे सार्क के राज्य भी शामिल हैं, उनको जो मेडिकल सप्लाईज हैं, एसेंशियल सप्लाईज हैं, इक्विपमेंट वो भी उपलब्ध करवाए हैं। तो ये सब हमारी नेबरहुड फॉरेन पॉलिसी या नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, हमने कुछ समय पहले आपको बात की थी मैरीटाइम सिक्योरिटी की, तो ये भी हम कह सकते हैं कि 2014 से ये एक और परिवर्तन हमें देखने को मिला है कि हमने जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है, यानी कि हमारी जो हमारी समुद्री सुरक्षा है, हमने प्रयास किया कि वहाँ पर किसी का हस्तक्षेप या रोक-टोक ना हो, और इसमें अमेरिका और अन्य राज्य, जापान
ऑस्ट्रेलिया, अन्य राज्य भी इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा चाहते हैं और खासकर चीन का जो एग्रेसिव पोस्चर वहाँ देखने को मिला है वो ना हो, स्वतंत्र रूप से वहाँ से आवागमन हो सके, व्यापार हो सके, ये सब देखते हुए भी हमने एक प्रयास किया है इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन का, जिसमें हमने कहा जैसे आपको बताया जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य राज्य सहयोग कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंतरिक और बाहरी जो हमारे कारक हैं या रहे या जो बदलते और स्थायी कारक हैं उनके बारे में हमने अभी विश्लेषण किया, पर चर्चा की। इसके पश्चात हम ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स जो हमारे उद्देश्य हैं उनका जिक्र करेंगे और उसके बाद भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आ रहा है उसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन अगर बीच में आपके कुछ सवाल हैं तो वो हम ले सकते हैं और हम आपको एक अ, छोटा सा स्लाइड के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे एक और डॉक्यूमेंट जिसमें भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में कैसे सामने आ रहा है या कुछ हमारी क्या उपलब्धियां हमारी रही और किन क्षेत्रों में हमने और प्रयास करना है, ये भी हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो इसी से जुड़े हुए हैं। एक ये डॉक्यूमेंट जो है ये हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्विया में क्रिस ऑर्डेन रहे हैं, इन्होंने लिखा है और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसमें डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा हैं, रेल मंत्रालय में है ये भारत सरकार की, तो इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है। तो ये हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं जिसमें आप ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से भारत एक विदेश नीति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। आप कुछ देर ये देख सकते हैं, उसके बाद हम इस पर आगे विश्लेषण और चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमने अभी आपके साथ शेयर किया था, ये एक काफी व्यापक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। भारत किस प्रकार से एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है और कहाँ किस क्षेत्र में या कहाँ हम और ज्यादा बेहतर कार्य कर सकते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने देखा होगा। अगर इस रीडिंग के बारे में कोई भी सवाल या प्रश्न आपका है, आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया था लगभग 4:45 तक हम ये समाप्त करते हैं और उसके बाद आपके प्रश्न लेंगे। अ, जब हम बात करते हैं विदेश नीति की, तो विदेश नीति के कारकों के साथ साथ विदेश नीति के उद्देश्य क्या है और सिद्धांत क्या है, ये भी बहुत महत्व रखता है क्योंकि कोई भी विदेश नीति कारकों पर आधारित होती है, लेकिन कुछ सिद्धांतों और उद्देश्य जो हैं वह उसको कार्यान्वित करते हैं या किस मार्ग पर अग्रसर होना है उसके लिए प्रेरित करते हैं। हमने शुरू में बात की थी फिलोसफिकल ट्रेडिशंस, जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसी को अगर हम देखें तो एक बहुत उससे प्रभावित होकर एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा उद्देश्य या सिद्धांत हमारा रहा है वह रहा है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। आप भारत का इतिहास देखें, हमने एक अहिंसा अहिंसा जो है अहिंसा के आधार पर हमने नीतियां अपनाई हैं
अहिंसा का मार्ग अपनाया है। भारत अन्य राज्यों पर आक्रमण नहीं करता है, ना ही अन्य राज्यों की भूमि या उनकी अखंडता अ, अ, या उनकी किसी प्रकार से संप्रभुता का हनन करने में विश्वास रखता है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि बहुत से राज्य जो है अब भारत की इस महत्वपूर्ण भारत भारत की इस बात को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखते हैं। अफ्रीका का एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं, या इस समय जो पेंडेमिक में जो भारत सहायता कर रहा है अन्य राज्यों की, बिना यह एक्सपेक्ट किए कि कुछ रिटर्न में किसी भी राज्य से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास जो सहायता करने की शक्ति है, हम उसको अ, अन्य राज्यों की सहायता कर सकें। और भारत ने केवल सार्क में ही नहीं, भारत ने बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पहल की है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य बहुत से राज्यों में ये जो आवश्यक दवाइयाँ हैं या इक्विपमेंट्स हैं, इन सबको हमने उपलब्ध कराया है, इंडोनेशिया इत्यादि में। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हमारा जो पंचशील का जो हमारा प्रिंसिपल रहा, उन प्रिंसिपल उन पंचशील में जो 5 प्रिंसिपल्स हम लोगों के रहे, सो वहीं से भारत जो है उन पंचशील के प्रिंसिपल से उनको अपना सिद्धांत मान के भारत का जो विदेश नीति में जो आचरण या कार्य रहा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी सभी राज्यों की रिस्पेक्ट, सभी राज्यों को समान मानना, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, सह अस्तित्व, सभी राज्य सहयोग करें, आपस में सहयोग के माध्यम से आगे बढ़े, और म्यूचुअली रिस्पेक्ट यानी सभी की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया जाए। नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्ष की जो हमारी नीति थी, वो भी अहिंसा, सह अस्तित्व, सभी राज्यों के साथ सहयोग करना, विकास करना, किसी की भी अखंडता को प्रभावित ना करना, इस पर ही आधारित। समय के साथ हमारे ये जो उद्देश्य हैं, हमारे ये जो सिद्धांत हैं, इनमें स्थायी सिद्धांत भी बरकरार रहे, लेकिन कुछ सिद्धांतों में परिवर्तन आया। गुट निरपेक्ष को भी खासकर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो उसकी रेलेवेंस या प्रासंगिकता को नकारात्मक रूप से देखा गया था, कि क्योंकि यह शीत युद्ध के दौरान बनी एक संस्था थी, तो जब शीत युद्ध ही समाप्त हो गया तो इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन उसके पश्चात भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की मीटिंग्स होती रही, समिट्स होती रही, जहां पर आर्थिक समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भेदभाव, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में टेररिज्म की समस्या, ऐसी बहुत सी समस्याओं को समय समय पर उठाया गया। बहुत लंबे समय से यह माना गया था कि शायद गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपनी सार्थकता खो दी है, लेकिन अगर आप देखें तो हाल ही में पुनः इस कोविड पेंडेमिक के समय, इस आपदा के समय में पुनः गुट निरपेक्ष आंदोलन, आप कह सकते हैं उसका रिवाइवल हुआ, या उसको पुनः रूप से उसको सामने लाया गया, या उसकी प्रासंगिकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया, और पुनः भारत ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जैसे हमने कहा कि समय के साथ साथ, परिवेश के साथ साथ, जो आपके विदेश नीति के कारक हैं, सिद्धांत हैं, उनमें बदलाव आता है, और कुछ सिद्धांत या कुछ कारक जो हैं आपके, वो स्थायी रहते हैं। हमारी जो विदेश नीति है, खासकर पिछले कुछ वर्षों में, उसे हम एक बहुत ही प्रोएक्टिव विदेश नीति के रूप में देख सकते हैं।
प्रोएक्टिव का अर्थ है जहाँ पर पहले अगर किसी क्षेत्र में कार्य करना है या कोई समस्या आई तो एक शॉर्ट टर्म या एक टेम्पररी अस्थायी रूप से एक नीति बनाई जाती थी या उससे समस्या से या उस सिचुएशन से जूझने का प्रयास किया जाता था। वहीं पिछले कुछ समय में यह देखने को मिला है कि स्वयं भारत ने आगे बढ़कर बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से विषयों पर भारत को उसकी पहचान दिलाने के लिए वैश्विक स्तर पर भारत का जो एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो स्थान दिलाने के लिए वैश्विक जो राज्य हैं, उनमें सम्मान की दृष्टि से भारत को और ज़्यादा देखा जाने लगा है। सो ये सब भारत की प्रोएक्टिव नीति का ही कारण है। हमने आपको एग्जाम्पल दिए मैरीटाइम सिक्योरिटी, सुरक्षा के क्षेत्र में, वो हमारी एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का एग्जाम्पल है। हमने आपको एक्ट ईस्ट का एग्जाम्पल दिया, वो भी हमारी एक प्रोएक्टिव यानी एक सकारात्मक विदेश नीति का एक एग्जाम्पल है। भारत में हाल ही में जो पेंडेमिक में जो भारत सभी राज्यों की सहायता कर रहा है, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन या BBIN या सार्क की जो समिट भारत ने बुलाई है या उसमें जो पहल की है, यह है हमारी एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है। या विश्व के अन्य राज्यों के साथ भारत ने जो परमाणु नागरिक क्षेत्र में जो संधियों पर हस्ताक्षर किए, वो हमारी एक आप कह सकते हैं पहल जो है हमारी इस क्षेत्र में, उसकी एक पहचान है। भारत अपने जो डायस्पोरा है, अर्थात जो भारतीय मूल निवासी, अर्थात जो भारतीय जो वैश्विक स्तर पर अलग-अलग राज्यों में जाकर बस गए हैं, मूल निवासी भारत के थे। अब वहाँ पर उनको जो डायस्पोरा है, उनको एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखने की भारत और उन राज्यों में जहाँ पर वो जाकर बसे हैं, ये हमारी एक प्रोएक्टिव पॉलिसी का नतीजा है, क्योंकि उनसे रेमिटेंस भारत में आता है। भारत में विदेशी पूंजी निवेश आमंत्रित करना, ये हमारी बहुत ही प्रोएक्टिव पॉलिसी का नतीजा है। तो इस प्रकार से हमारी जो पॉलिसी, हमारा जो सिद्धांत है, उसमें परिवर्तन आए हैं। कुछ समस्याएं अभी हैं, उन समस्याओं को दूर करना और उन क्षेत्रों में और कार्य करना है। और अगर ऐसा होगा तो भारत वाकई में एक उभरती हुई शक्ति के बजाय एक वाकई में महाशक्ति के रूप में सामने आएगा। सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ये भी हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य और सिद्धांत रहा, खासकर पिछले कुछ वर्षों में। भारत कि जो विभिन्न हमारे संस्कृति और सभ्यता के जो हमारे हिस्से हैं, जैसे हमारी आयुर्वेदा की हमारी नॉलेज है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम है, हमारा जो ज्ञान है, या हमारा जो योग है, या इसी प्रकार से हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हम अन्य राज्यों से शेयर करते हैं, जैसे हमने अभी जिक्र किया था बुद्धिज्म इत्यादि। सो इन सब को माध्यम बनाकर हम जो अन्य राज्यों से और गहरे रूप से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इन चीजों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो दिखाता है कि भारत वाकई में एक अग्रसर हो रहा है, एक बहुत ही ज्यादा उन्नति और वैश्विक मापदंड पर आगे बढ़ने के लिए। ये हमारा आज के लिए लास्ट स्लाइड रहेगा। इंडिया एज एन एमर्जिंग पावर, जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया था, आपके दो प्रश्न जो हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। एक हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सोर्सेज जो कारक हैं हमारी विदेश नीति के, दूसरा भारत एक उभरती हुई शक्ति है, क्या आप इससे सहमत हैं, या किन क्षेत्रों में भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया है, या विश्व भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखता है। सो क्या हमारी उपलब्धियां हैं,
या किन क्षेत्रों में हमें अभी और कार्य करना है। हम बात करें इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर, तो वो सारे पॉइंट्स जो लगभग अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो तो आएंगे ही इसमें, लेकिन इसको आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हेडिंग्स के साथ अपने आंसर में, कि भारत की जो विदेश नीति है, खासकर जो हमने लास्ट पॉइंट आपको बताया, प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी। तो हमारे ये जो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी है, इसमें प्रयास हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो भारत है उसको उसका जो स्थान है वो प्राप्त हो। तो उसमें हमने प्रयास किए हैं अन्य राज्यों से समझौते, जो ऐसे अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के समझौते हैं, या टेररिज्म के आतंकवाद के खिलाफ समझौते हैं, या परमाणु अस्त्र जो हैं, परमाणु जो ऊर्जा है उसके क्षेत्र में समझौते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में समझौते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। हमने इंटरनेशनल सोलर एजेंसी, भारत उसका एक तरह से फाउंडर है। हमने उसका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर संस्था के फाउंडर के रूप में हमने इसे स्थापित किया। और यानी कि पर्यावरण को नुकसान जो पहुंच रहा है, जो वो संपोषित विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और किस प्रकार से हम विंड और जो सोलर एनर्जी है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे वो एक ऑल्टरनेटिव के रूप में सामने आ सकते हैं, जहां पर कोल इत्यादि की जगह इसका प्रयोग किया जाए, और जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है या जो पॉल्यूशन है, उससे कैसे उसको किस तरह से कंटेन किया जाए। भारत इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डायस्पोरा हम आपको बता ही चुके हैं। भारत की जो डायस्पोरा है वैश्विक स्तर पर, ना सिर्फ जैसे हमने कहा वो रेमिटेंस यानी हमारी अर्थव्यवस्था में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बल्कि वो होस्ट, जो उनका होस्ट नेशन है, यानी जहां जाकर वो बसे हैं वहाँ की भी इकोनॉमी में, वहाँ की सर्विसेज में इंजीनियर्स, डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और उनको वहाँ पे अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस तक भी जो इंडियन ओरिजिन के जो जनरेशन्स हैं वो वहाँ पर हैं। तो इससे पता चलता है कि भारत किस तरह से इस समय वैश्विक स्तर पर उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि हर राज्य जो है वो रहने वाले, उनकी सभ्यता जो है उसमें जो रहते हैं, जो जो नागरिक है, जिस तरह की उनकी प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली और जनसंख्या, उसी से एक राज्य बनता है। तो भारत के जो लोग भारत की जो बाहर एक पहचान बना रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है भारत की जो छवि है, या भारत की जो एक उभरती हुई एक शक्ति के रूप में उसको उसकी पहचान दिलाने के लिए। न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिसे हमने आपको बताया था, केवल 5 एनपीजे के अनुसार केवल 5 राज्य जो हैं वो इसको कानूनी या औपचारिक रूप से इसे परमाणु अस्त्रों को रख सकते हैं। लेकिन भारत ने अपना जो उसका अधिकार है, जो संप्रभुता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में डिसीजन लेने की, उसका अधिकार किया, किसी और राज्य को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया, और स्वयं को एक परमाणु अस्त्र संपन्न देश घोषित किया। और समय के साथ विश्व के सभी राज्यों ने यह माना कि वाकई में भारत एक परमाणु अस्त्र संपन्न देश है, और इस कारण से हमारी सुरक्षा में भी इजाफा हुआ है। लेकिन भारत ने साथ साथ ये भी कहा कि भारत परमाणु अस्त्रों के पक्ष में भी नहीं है। विश्व के जो और राज्य हैं, जो 5 राज्य हैं, वो परमाणु अस्त्र समाप्त कर निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो भारत भी उनका सहयोग देगा। और हमने ये कहा है हम इसका पहले प्रयोग नहीं करेंगे, और ना ही किसी और राज्य पर जिसके पास परमाणु अस्त्र नहीं है उसके ऊपर इसका प्रयोग करेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल ग्रेट कंट्री के रूप में, एक ग्रेट पावर के रूप में अपना योगदान दे रहा है, अपना कर्तव्य समझता है। ह्यूमन रिसोर्स, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके बहुत ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में आप कह सकते हैं जो हमें शायद पीछे भी जो हमें रोकता है एक
पूर्ण रूप से एक ग्रेट पावर के रूप में सामने आने में हमारी जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ये चीन से अगर हम मुकाबला करें तो ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि हम चीन को अगर किसी क्षेत्र में हराएंगे तो वो केवल पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन सब राज्यों की उतनी होनी चाहिए जितनी संसाधन हो। अल्टीमेटली दिस अर्थ हैज फाइनाइट रिसोर्सेज। इस प्रकृति में जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो फाइनाइट हैं, वो हमेशा नहीं रहेंगे। आप संसाधनों को देख लीजिए, जल, वायु, पानी को देख लीजिए, आप पीने का पानी, जो पेयजल है उसकी बात कर लीजिए, आप पर्यावरण की बात कर लीजिए, तो प्रदूषण जो है उसका भी कारण मनुष्य ही है। मनुष्य द्वारा जो हमने जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का मार्ग अपनाया वो है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो बढ़ती जनसंख्या है वो हमारा, क्योंकि हमारे संसाधन कितना भी आप विकास कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, लेकिन अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं वो संसाधन कम पड़ेंगे। तो ये एक नकारात्मक भी पॉइंट है जनसंख्या का। लेकिन हाँ, क्योंकि भारत की जनसंख्या खासकर ये कहा जाता है कि यंग, यूरोप में और अन्य राज्यों में जो जनसंख्या है वो टुवर्ड्स मिडिल एज या ओल्ड की तरफ है, लेकिन भारत की जो जनसंख्या है वो यंग है, ऐसा कहा जाता है। तो इससे फायदा है ह्यूमन रिसोर्स का। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, ऑफ कोर्स विदेशी पूंजी निवेश के क्षेत्र में, मार्केट, बाजार जो है, विदेशी जो चीजें आयात निर्यात करते हैं उनके लिए विदेशियों के राज्य या जो विदेशी राज्य हैं वो चीजें जो हमारे यहाँ निर्यात करते हैं या जो वो पूंजी निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है। और उसके साथ साथ जैसे हमने कहा बहुत सारे हमारे और इनिशिएटिव्स हैं, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। तो इन सब से भी प्रयास हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स को और उसका और विकास किया जाए, उसको एक सकारात्मक रूप से भारत की स्ट्रेंथ उसको आप के रूप में देखें और उसको उस रूप में माने। अर्थव्यवस्था, हमारी जो ये अर्थव्यवस्था है पिछले कुछ समय में और पेंडेमिक के कारण तो पूरे विश्व में ही अर्थव्यवस्था जो है उसमें भारी, उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन अगर हम वैसे देखें भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत से बात भी हो रही है 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। सो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी जो है भारत की वो अट्रैक्ट कर रही है, खासकर लिबरलाइजेशन और जो हमने सुधार किए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमने किए उसके बाद अन्य राज्यों को, फिर चाहे वो अमेरिका हो या आसियान की कंट्रीज हो या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो, ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन हो, तो उन सबको हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी हमारी ओर आकर्षित करती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारी इकोनॉमी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और अगर हमारी इकोनॉमी वाकई में और ज्यादा हम लोग उन्नति करते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि भारत कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद या एक दशक मैक्सिमम बाद या अगले जो हमारे दशक शुरू होगा उसमें वो एक ग्रेट पावर के रूप में सामने ना आए, उभरती हुई शक्ति से आगे बढ़े, विकासशील राज्य से आगे बढ़कर एक विकसित राज्य और एक महाशक्ति के रूप में या एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सामने आए। और डेमोक्रेसी, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय और उसके पश्चात बहुत से राज्य स्वतंत्र हुए लंबे साम्राज्यवाद के बाद, लेकिन ज्यादातर सभी राज्यों में या तो कुछ समय प्रजातंत्र रहा, उसके बाद उन्होंने डिक्टेटरशिप या की ओर या मोनार्की की ओर वो लोग बढ़ गए, या बिल्कुल ही वहां प्रजातंत्र नहीं रहा, सैन्य शासन रहा या डिक्टेटरशिप रहा, तानाशाही रही। लेकिन भारत एक ऐसा राज्य है जिसमें हमारी जो इमरजेंसी थी उसके 1970 के मध्य में
70 के दशक के मध्य में। उसके अलावा भारत में हमारा प्रजातंत्र सुचारू रूप से चल रहा है, समय समय पर चुनाव हो रहे हैं, जनता के पास अधिकार है कि वह अपनी सरकार स्वयं चुने। उसके पास अधिकार है कि अगर सरकार या कोई भी जो उम्मीदवार है कार्य नहीं करता, उसको बदले, और जनता इसका प्रयोग भी कर रही है। तो हमारा जो प्रजातंत्र है, आप कह सकते हैं कई बार इसमें थोड़ी बहुत कमियां आ जाती हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा और इतना मजबूत प्रजातंत्र जो कुछ कमियों के बावजूद भी अभी तक बना हुआ है और मजबूत हो रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और वैश्विक स्तर पर हमें मान दिलाती है, हमारी पहचान दिलाती है। बाहर से हमारे यहाँ लोग अ, अपने राज्य में किस प्रकार से भारत में चुनाव हो रहा है, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस, वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर्स देखने आते हैं और हमारी पॉलिसी वहाँ पर वो फॉलो करना चाहते हैं, ताकि उस प्रकार का डेमोक्रेसी और उस प्रकार का जो एक ये इलेक्शन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है डेमोक्रेसी का, वो वहाँ पर वो अपना सके। सो इससे स्पष्ट होता है कि इन सब कारणों से भारत वाकई में एक महाशक्ति के रूप में उभर गया है, उभर रहा है। थोड़ी सी कमियां जरूर हैं, जिसे हमने जिक्र किया, कुछ अर्थव्यवस्था, कुछ बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, या महिलाओं को बराबरी दिलानी है, या पर्यावरण की कुछ समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं को अगर हम, आतंकवाद की समस्या है या थोड़े भ्रष्टाचार की समस्या या कुछ सामाजिक समस्याएं हैं, तो इन सब समस्याओं को अगर हम और अच्छे रूप से इनको हम संभाल सकें, तो इनको हम अच्छे से इनसे डील कर सकें, तो कोई वजह नहीं है कि जैसे हमने कहा कुछ समय पश्चात कोई ऐसा कारण नहीं है जो भारत को रोक सकेगा एक वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में आगे सामने आने से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो हमने विवेचन या विश्लेषण किया, खासकर इन 3 इम्पोर्टेंट विषयों का, हमारे उद्देश्य, सिद्धांत, भारत की उभरती हुई शक्ति और हमारे आंतरिक और बाहरी कारकों का। अब आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड, या हमने जो आपसे शेयर किया है मटेरियल, उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आपके स्टूडेंट्स कुछ सवाल यहाँ पर आए हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने एक बार फिर से, आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आपके पास क्वेश्चन आंसर का जो चैट का जो माध्यम है, वहां आप अपने सवाल लिख सकते हैं। हम अभी लाइव आपके सवालों का उत्तर देंगे। एग्जाम कब होगा, हमारा एक स्टूडेंट ने पूछा है। आपकी जानकारी के लिए कि जो एग्जाम्स हैं, आपको समय पर, आपको इस जो मई चल रहा है, इसकी एंड तक आपको एग्जाम्स की डेट शीट मिल जाएगी, क्योंकि आपका फाइनल ईयर है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आप ही के एग्जाम्स है, क्योंकि इसके बाद आपको हायर स्टडीज के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको आगे जाना है। सो बहुत ही जल्दी आपकी डेट शीट उम्मीद करते हैं आपको सामने आएगी। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, 1950 में कोरिया ने क्या किया था। वेल स्टूडेंट्स, 1950 में जो कोरिया है, अगर आप कोरिया का इतिहास देखें, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस का बेसिकली जो पेपर है उससे रिलेटेड है, तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा हमारे पास समय भी कम है और सवाल बहुत ज्यादा है। बट बेसिकली आपको शॉर्ट में बताएं, जो कोरिया है वो 38 पैरेलल में डिवाइड, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और यूनाइटेड नेशंस के तहत ऐसा देख रेख जारी थी। 1950 में जो कोरिया है, उनके बीच में युद्ध आरंभ हो गया, और उस समय जो हमारे 5 सदस्य हैं, स्थायी सदस्य जो हैं सुरक्षा परिषद के, सिक्योरिटी काउंसिल के, अमेरिका, चीन, सोवियत संघ, उस समय क्योंकि सोवियत संघ थे। सो ये सब जो है, इनको निश्चय करना था कि कोरिया को जो युद्ध हो रहा है उसको कैसे रोके।
उस समय 1949 में जो चीन है उसमें साम्यवादी क्रांति, दैट इज द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो चुका था। और साम्यवादी क्रांति होने के कारण अमेरिका ने क्योंकि उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, तो जो साम्यवादी चीन है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को अमेरिका अलाउ नहीं कर रहे थे सुरक्षा परिषद में भाग लेने के लिए। इसका विरोध करते हुए सोवियत संघ ने जो सुरक्षा परिषद की बैठकें हैं उनसे उसमें भाग लेने से उन्होंने बहिष्कार किया, बायकॉट किया। और क्योंकि उन्होंने बायकॉट किया तो इसका नतीजा ये हुआ क्यों जो नॉर्थ और साउथ कोरिया था उसमें जो साउथ कोरिया था उसको अमेरिका संरक्षण दे रहा था और नॉर्थ कोरिया को सोवियत संघ संरक्षण दे रहा था। तो अगर सोवियत संघ बायकॉट नहीं करता तो कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता, क्योंकि अगर साउथ कोरिया के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव होता तो उसको अमेरिका वीटो कर देता, और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई प्रस्ताव होता तो सोवियत संघ वीटो कर देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सोवियत संघ भाग नहीं ले रहा था, और फाइनली ये कहा गया कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने साउथ कोरिया पे अटैक किया है और हमें कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग करना है। तो यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में पहली बार यूनाइटेड नेशंस के तहत जो अलग अलग राज्य हैं उनकी एक टुकड़ी मिला के यूनाइटेड नेशंस की एक टुकड़ी वहां गई और उन्होंने युद्ध विराम करवाया, और जो कोरिया है उनको वापस 38 पैरेलल पर वापस उनको खरीद देगा। ठीक है। एक सवाल है, इज आसियान कंट्रीज बेस्ट पार्टनर ओनली फॉर ट्रेड और पॉलिटिकली एंड कल्चरली? नीरज, अगर आपने हमारा जो लेक्चर है उसे ध्यान से सुना हो, सो ट्रेड तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है ही, लेकिन हमने आपको बताया कि जो लुक ईस्ट है और एक्ट ईस्ट है, दोनों में ही चीन एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, भारत की तरफ से भी और आसियान की तरफ से भी। यानी कि वो एक राजनीतिक कारण भी हो जाता है, और आसियान की कंट्रीज दे लुक अप टू इंडिया, एक विकल्प के रूप में वो देखती है। कल्चरली डेफिनेटली अभी हमने आपको बताया, थाईलैंड आप ले लीजिए, हमारा जो रामायण है वो थाईलैंड में भी उतना ही पॉपुलर है। अगर आप कभी गूगल सर्च करेंगे, हमारा बुद्धिज्म म्यांमार थाईलैंड से हमें जोड़ता है। तो डेफिनेटली कल्चरली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली वी आर पार्टनर्स एंड वी कैन डू मच मोर। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे सब कुछ बहुत वी हैव अचीव दैट, नहीं, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अचीव करना है इंडिया और आसियान के रिलेशंस में। एग्जाम्स कब है इसका हमने बता ही दिया है। थैंक यू जो जिन स्टूडेंट्स ने तारीफ की है कि मैम बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने, थैंक यू सो मच उन सभी को। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है सीसीसी एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, बेसिकली जो समकालीन गवर्नमेंट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने ये 3C की बात कही है कि हमें जो हमारे रिलेशंस हैं आसियान के साथ भी, एक्ट ईस्ट के तहत और अन्य राज्यों के साथ भी, तो उन्होंने ये कहा है हमें 3C पर ये आधारित करने हैं, अर्थात कल्चर यानी सभ्यता, कॉमर्स यानी इकोनॉमिक रिलेशंस एंड कनेक्टिविटी। बिना कनेक्टिविटी के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप ना कॉमर्स कर सकते हैं ना कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल्चर का मतलब पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी होता है। तो यानी ये 3C आपको आवश्यक है, कनेक्टिविटी, कल्चर एंड कॉमर्स। एक स्टूडेंट ने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पूछा है, श्वेता। श्वेता, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी सभी चीजें नेशनल सिक्योरिटी में आ जाती हैं। आप अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो डिसआर्मामेंट, मिलिट्री सिक्योरिटी, इवन इकोनॉमी, क्योंकि दैट आल्सो गाइड्स आप फॉरेन पॉलिसी में कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। डिप्लोमेसी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एवरीथिंग कम्स अंडर नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है आप शायद नेशनल इंटरेस्ट की बात पूछ रहे हैं। तो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हर कंट्री का एक परमानेंट, एक स्थायी कारक होता है फॉरेन पॉलिसी के लिए। नेशनल इंटरेस्ट का अर्थ यह है कि ऐसा कुछ भी आपके राज्य पर पाबंदी या आपकी संप्रभुता का हनन
या आपकी अखंडता, अब योर नेशनल टेरिटरी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी का हनन, आप पे कोई आक्रमण या व्यापार में रोक टोक, किसी भी तरह से जिससे आपकी स्वतंत्रता, आपकी फ्रीडम और आपकी संप्रभुता, आपकी सॉवरेंटी का हनन हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये आपका और हर राज्य का नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो यानी हर राज्य जो फॉरेन पॉलिसी अपनाता है वो अपने राज्य के नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अपनाता है, और ये एक परमानेंट फीचर है। एक्ट ईस्ट, ओके। नंदनगिरी एक्ट ने एक सवाल पूछा है एक्ट ईस्ट के बारे में स्टूडेंट्स। बेसिकली एक्ट ईस्ट जो है ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब उसके बाद उन्होंने लुक ईस्ट को प्रोएक्टिव बनाया। मतलब जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो 1991 में इंट्रोड्यूस की गई थी, उसको और आगे अग्रसर करना। उसमें जो कुछ कमियां थी, जैसे एग्रीमेंट समय पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, या संबंध और ज्यादा गहरे नहीं हो रहे इंडिया और आसियान के, या उसको व्यापक करना। मतलब आसियान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम जो और कंट्रीज हैं जैसे जापान है, कोरिया है, उनसे भी संबंध बेहतर करेंगे। ये हमारा एक्ट ईस्ट का जो हमारी पॉलिसी रही। और 3 C तो हमने आपको समझा ही दिए हैं। थैंक यू अगेन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने थैंक यू बोला है। अखिलजीत, आई थिंक आई हैव जस्ट आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो आपका सुप्रीम होता है, और बाकी सब चीजें आपकी नेशनल इंटरेस्ट में आ जाती हैं। आपकी सिक्योरिटी, आपकी सॉवरेंटी, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, freedom, all these are part of your national interest and affect the foreign policy. So basically, domestic reasons as well as the international reasons. उस समय international जो situation है वो कैसी है, as well as what are the domestic factors. आपकी social, economic और political condition आपके राज्य में कैसी है, all these things as well as the international position of the countries, किस प्रकार से राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में है, ये सिचुएशन क्या है, जैसे पहले शीत युद्ध था, अब शीत युद्ध नहीं है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जो प्ले करते हैं। Thank you everyone for again once again those who have said thank you everyone, and welcome girls for your so much appreciation जो आप लोगों ने अभी भी इतनी मैम की तारीफ यहाँ कर दी है। Thank you so much for that. अच्छा, ओके। आई थिंक यहाँ कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो शायद मटेरियल जो हमने पीडीएफ शेयर किया था वो आप लोगों को दिखाई नहीं दिया। डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपकी क्लास हमारे साथ कल भी है। कल भी हम आपको सेम टाइम 3 to 5 मिलेंगे। तब हम ये पीडीएफ आपको बीच में दोबारा से शो कर देंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, गुड इवनिंग। ओके फाइन, थैंक यू अगेन to all the students. देखिए, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी प्रेजेंट टाइम्स में कितनी रेलेवेंट है। ओके, सी स्टूडेंट्स, बेसिकली आपका हमने एक्सप्लेन किया नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी क्यों आई थी। इट स्टार्टेड विद द होल आइडिया कि हम तटस्थ, मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक एक्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे। ठीक है, मतलब नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप
आपको अगर कुछ विदेश नीति में अच्छा नहीं लगता तो आप फ्री हैं ये कहने के लिए कि वो ठीक नहीं है, आलोचना कर सकते हैं। कोई चीज काबिल तारीफ है तो आप उसकी काबिल तारीफ है तो आप उसकी तारीफ भी कर सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव एन ओपिनियन, आप अपना वॉइस कर सकते हैं ओपिनियन। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हमने इसलिए अपनाई थी क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर था, एंड हम लोगों को ये लगा कि मतलब भारत ने उस समय के माहौल को देखते हुए हमारी जो पॉलिटिकल रिजीम थी उनको ये लगा कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है और हथियारों की होड़ में आर्म्स रेस में शामिल नहीं होना है। हमें सभी से इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, इसलिए हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाते हैं। लेकिन नॉन अलाइनमेंट केवल किसी गुट में शामिल होना से बियॉन्ड है, यानी उससे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, या इकोनॉमिक न्यू कोलोनियलिज्म या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये सब प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरनेशनल क्षेत्र में अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी को देखते हैं तो अभी भी जो बैलेंस है वो टिल्टेड लगता है, दैट इज इट इज इन द फेवर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। कैसे आपके आगे कोर्स में आईएमएफ वगैरह है, हम सोच रहे थे तब आपको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे ये, पर हल्का सा भी बता देते हैं। बेसिकली आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में जो डिसीजन लेते हैं वो कौन लेते हैं? दी रिच एंड द पावरफुल कंट्रीज। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सी 5 कंट्रीज परमानेंट? तो इन सब चीजों से पता चलता है कि जो बैलेंस है विश्व की ऑर्गेनाइजेशंस का वो एक साइड टिल्टेड है, तो ये भी नॉन अलाइनमेंट के लिए एक इश्यू है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यू है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी नॉन अलाइनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, टेररिज्म जो बढ़ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो दैट मीन्स 1991 के बाद भी नॉन अलाइनमेंट की जो उसकी रेलेवेंस है वो खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर बात है कि बहुत से लोगों को लगा कि अब नॉन अलाइनमेंट की जरूरत नहीं क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, और शायद यही कारण रहा कि बहुत समय से नॉन अलाइनमेंट की मीटिंग्स भी नहीं हुई है। लेकिन अभी जैसे हमने बोला हाल ही में कोविड ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। ऑल्दो कोविड क्राइसिस से, जैसे हमने शुरू में आपसे कहा था, बहुत इकोनॉमिक और ह्यूमन कैजुअलिटीज हो रही हैं, लेकिन उसने एक अपॉर्चुनिटी दी है स्टेट्स को जिसमें भारत एक लीडरशिप की भूमिका निभा रहा है। नाम की मीटिंग बुलाना है या सार्क की मीटिंग बुलानी है। सो आई थिंक हमें अभी कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं करना चाहिए सार्क को या नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को, एंड वी शुड गिव इट अनदर चांस। प्रोबेबली इट कैन स्टिल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अभी भी जो विश्व में जो बदलना है या विकास जो करना है उसमें अभी भी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में ये कितना अच्छे से कार्य कर पाती है। एक स्टूडेंट श्रेया ने हमसे पूछा है मैम आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। श्रेया हमारी, जैसे हमने आपसे कहा, कल की क्लास भी है, हम ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। कल की क्लास में हम सबको बता देंगे शुरू में ही कि आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, चंद्र प्रकाश, आपने वही बात बोली है जो हमने काफी बच्चों ने बोला। अगर आपको आर्टिकल शो नहीं हुआ है देन डोंट वरी, आर्टिकल जो है पीडीएफ का वो हम कल एक बार आपको फिर शो कर देंगे। एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, ये कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन और क्लियर आ जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। ये एक सवाल है। संदीप, आपने क्लास लेट ज्वाइन की है इसलिए आपका कुछ मिस हो गया, कोई बात नहीं, कल आप एकदम 3 बजे क्लास ज्वाइन कीजिएगा, हम हल्का सा रिवाइज कर लेंगे आज का जो आपका मिस हुआ है। ओके, मेघा तिवारी, जियो पॉलिटिक्स। देखिए, जियो इज ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। तो व्हेन जियो पॉलिटिक्स यानी जब भूगोलिक और राजनीतिक विषय मिल जाते हैं उसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, हमारे हिमालयाज हैं, ठीक है, वो एक ज्योग्राफी है। हम इंडियन ओशन है, दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन इंडियन ओशन में हमें अपनी सुरक्षा के लिए, मैरीटाइम सुरक्षा के लिए, हमें अमेरिका के साथ मिलकर या अमेरिका को हमारे साथ मिलकर कार्य करना है, वो पॉलिटिक्स, सो इट बिकम्स जियो पॉलिटिक्स। हाँ, इंडो पैसिफिक पॉइंट यही है, हमने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
हाँ, विवेक आपका भी वही सवाल है, आंसर कैसे लिखना है कल हम ज़रूर बताएँगे। मेघा हमने आपको जियोपॉलिटिक्स अभी बता ही दिया है। हाँ, पीडीएफ हम कल शेयर करेंगे। मुमताज़ और आप सभी बच्चों के लिए जैसे मैम बोलती हैं, आपने जैसे ये बात की है नोट्स की, तो जैसे हम पॉइंट्स बोलते हैं बच्चे तो आप लिख लिया कीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर हमने एक आपके लिए पीपीटी में शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं। तो अगर आप वो शॉर्ट पॉइंट्स भी लिख लेंगे, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है? हाँ, पूजा कल हम दोबारा से बता देंगे। हाँ, नेहा बेसिकली हमने यही बताया कि पहले और अभी के समय में क्या कारक रहे और क्या परिस्थितियां रहीं, क्या उद्देश्य रहे, क्या बदलाव आया, यही हमने आज डिस्कस किया है। सार्थक आपने कौन सा यूट्यूब पर वीडियो देखा है? इसके बारे में वाकई में हमें जानकारी नहीं है, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक सजेशन सभी को देंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सो बहुत सी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास अलग अलग जगह से। अ, ठीक है, आप एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंफॉर्मेशन शेयर करना, जानना आपका हक है, व्यू होना भी आपका राइट है, लेकिन ऐसा कुछ भी ना आप शेयर करें, ना उस पर विश्वास करें जो अफवाह टाइप का हो। और एज ए स्टूडेंट भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कब से एग्जाम्स हैं, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, क्या उनकी डेट शीट है, आप उसी को फाइनल माने। आपने कुछ लोगों ने लिखा मैम हमने यहाँ पढ़ा था, हमने यूट्यूब पे देखा है, वो कितना सही है? जैसे हमने कहा, अ, हम लोगों को एज स्टूडेंट्स एंड एज टीचर्स केवल वही सही मानना चाहिए जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, क्योंकि वो आप ही लोगों के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है? अंजू गुप्ता, आपके और पेपर्स की क्लासेस के बारे में बच्चे हम कैसे बता सकते हैं? हाँ, पॉलिटिकल साइंस के इस पेपर के बारे में आप जो पूछना जरूर पूछ सकते हैं। ऋषभ, अभी हमने आपके सवाल का जवाब दिया। एनपीटी पर हमने हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि वो हमें भेदभावपूर्ण लगा है, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि केवल 5 जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, वो ही लीगली न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। बाकी कंट्रीज को ना वो ट्रांसफर करेंगे मटेरियल, ना टेक्नोलॉजी, बाकी कंट्री नहीं रख सकते। तो भारत ने ये कहा कि पांचों भी क्यों रखें, ये इंपॉर्टेंट है। निरस्तीकरण हो, डिसआर्मामेंट हो, तो सबके लिए हो, क्योंकि अल्टीमेटली फिर ये सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। जैसे हमारे पड़ोस में अगर चीन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हमारे पास नहीं होते, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। ये एक इम्पोर्टेंट विषय है। देखिए, हर चीज में अनिमा, हर चीज में परिवर्तन लाने में समय लगता है। अ, अकस्मात नहीं होता है। और अगर अकस्मात होता भी है, जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया, या शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, या उदारवाद ज्यादा पॉपुलर हुआ, अगर ऐसा होता भी है तो उसका परिणाम आने में समय लगता है, ठीक है? आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो हमारी जो विदेश नीति है उसमें हम सहयोग करेंगे, अभी भी हम सहयोग कर रहे हैं अन्य राज्यों से। और हम हमारा जो उद्देश्य है विदेश नीति का, वो विकास करना है, अच्छे संबंध स्थापित करना है, शांतिपूर्ण रहना है, ठीक है? रविंदर, विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य सभी यही जो हमने आज डिस्कस किए। हमारा पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पंचशील हो गया, हमारा नॉन वायलेंस हो गया, ठीक है, प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी हो गई, फिलोसफिकल जो ट्रेडिशंस हैं, ये सब हमारे जो
सॉवरेंटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री, संप्रभुता का सम्मान करना, अखंडता का सम्मान करना, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। अखिल जी, कल्चर, संस्कृति इस समय अगर आप देखते हैं तो फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। हमने आपको सॉफ्ट डिप्लोमेसी समझाया था, तो वो कल्चर के ऊपर ही आधारित है। और कल्चर में आपके ट्रेडिशंस, आपका नॉलेज सिस्टम भी आ जाता है। और अगर आप भारत के नॉलेज सिस्टम देखते हैं तो ये डॉक्यूमेंटेड है। स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंटेड का अर्थ होता है, एक होता है कि आप ऐसे ही कोई बात कहें, एक है जो जो साबित हो चुकी है, जो प्रमाणित हो चुकी है, जिसके लिए फैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमारा जो नॉलेज सिस्टम है, हमारा मेडिसिन का जो सिस्टम है, आयुर्वेद है, हमारा योग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशंस ने एक दिन घोषित किया है। सभी लीडर्स, वर्ल्ड के लीडर्स जो हैं वो योग करते हैं उस दिन बकायदा। ये इम्पोर्टेंट मानते हैं कि योग करते हुए उनकी उनकी जो फोटोज हैं या उनके व्यूज हैं वो विश्व में आए, या हमारी जो बॉलीवुड की मूवीज हैं, या हमारी जो संस्कृति के, अब पेंडेमिक के समय ही आप देख लीजिए, ना सिर्फ हमारी मेडिसिन, हमारा योग को विश्व मान रहा है, लेकिन हम लोग जो नमस्कार करते हैं उसको देखिए कितना महत्व दिया जाता है। और ये नमस्कार जो है स्टूडेंट्स, ये नमस्कार केवल नमस्ते ही नहीं है। जैसे पहले लोग गले मिलते थे, जो विश्व के और लोग हैं या हाथ मिलाते थे, अब सब नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार का भी एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है, और ये साइंटिफिक रीजन ये है कि जब आप हैंड्स फोल्ड करते हैं तो उसमें आपकी जो वेन्स हैं, मसल्स जो हैं, उनका जो है उसमें इसे बोलते हैं, आप एक तरह से रक्त संचारित होता है। और आप जो आपका जो आप प्रणाम कर रहे हैं या नमस्कार कर रहे हैं, वो फ्रॉम वन सोल टू अनदर सोल। एंड ऑल्सो क्योंकि वो आप अपने हार्ट के, जो आपका दिल है, उसके पास लाकर आप नमस्कार करते हैं, सो दैट मीन्स यू आर एक्चुअली rejuvenating योर सोल एंड योर बॉडी सिस्टम। सो बहुत ही साइंटिफिक रीजंस हैं, और ये सब जैसे हमने बार बार आपसे कहा, दीज ऑल आर डॉक्यूमेंटेड। सो इस तरह से जो ये हमारी संस्कृति है, हमारा पहनावा है, हमारा खान पान, जैसे हमारा वेजिटेरियनिज्म इतना पॉपुलर हो रहा है, सो ऑल दीज थिंग्स ये हमारी कल्चर की जो महत्वता है उसको बताते हैं। चलो, थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल द मैसेजेस। थैंक यू, इतने सारे थैंक यू हैं स्टूडेंट्स। ओके, बिल्कुल, देखिए मैम ने ये जो सवाल पूछा है, आई थिंक सौरभ ने सवाल पूछा है। सौरभ, मैम ने आपको 1947 में क्या हुआ या क्या स्थिति थी, और अब 2020 में क्या स्थिति है या क्या कारक है, ये सब हमने आपको इसीलिए बताए हैं क्योंकि आपको ये सब कुछ लिखना है अपने आंसर्स में। क्या उस समय क्या उद्देश्य थे, क्या परिस्थितियां थी, क्या कारक थे, अब क्या बदलाव आया है, ये सब आपको लिखना है। तो आज की परिस्थितियां या आज के कारक तो आपको लिखने ही है, तभी मैम ने ये एक्सप्लेन किए हैं आज के कारक भी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन ऑल दीज पीपल, मेघा एंड एवरीवन। अगेन स्टूडेंट्स, ओपन बुक टेस्ट बच्चे आप लोगों को ये ऑनलाइन ऑफलाइन, इट विल कम ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यू विल कम टू नो। देखिए, जो परमाणु परीक्षण है 1974 में, जिसे हम पीसफुल न्यूक्लियर ब्लास्ट बोलते हैं, और उसके बाद सेकंड आप सभी लोग जानते ही हैं, जब हमने स्वयं को घोषित किया कि हम लोग एक परमाणु अस्त्र संपन्न देश हैं। डायस्पोरा का जो पॉलिटिकल सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया कि जो हमारे डायस्पोरा के बहुत सारे लोग हैं
वो उन कंट्रीज में राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, मिनिस्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं, उन कंट्रीज में पार्लियामेंटेरियंस हैं, और साथ ही साथ एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है, दबाव गुट होता है, वो भी पॉलिटिकल उस रूप में भी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का एक एग्जाम्पल, जैसे इस समय कोविड डिप्लोमेसी में इंडिया ने न सिर्फ सभी राज्यों को स्वयं जो मेडिसिन सप्लाई है वो उपलब्ध कराई है, बहुत से क्षेत्रों में फ्री में उनको ये सब चीजें बिना किसी उसके दी हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने NAM की, SAARC की, BBIN की ये सब मीटिंग स्वयं बुलाई हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी। 1991 में हमने आपको बताया दो चीजें हुई। वन, हमने आपको लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बताया, और ऑफ कोर्स जो हमारा खुला, जो हमने ओपन किया अपना जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, सो दीज वर द टू मेजर चेंजेस। और उसके बाद गुजराल डॉक्ट्रिन में हमने आपको नेबरहुड पॉलिसी के बारे में भी बताया। थैंक यू अंजू। देखिए, सार्थक की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास नहीं है, तो इसलिए हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी बताएंगे आपको। आई एम श्योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपका कोई ना कोई क्लास जरूर होगा। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, more or less, yes, tomorrow I'll explain Sara how to write answers properly. Fine. So students, आपका 3 to 5 का class था, and it's almost 5:10 now. So I think it's time to wind up the class today. हम अब यही समाप्त करते हैं, लेकिन थैंक यू वंस अगेन, आप सब लोगों ने इतना मैम को थैंक यू बोला। मैम इज देयर टुमारो ऑल्सो, कल भी हम आपसे मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ और सवाल आपको पूछने हो, वो आप कल पूछ सकते हैं, और कल हम PDF भी एक बार और शेयर करेंगे आपके साथ। सो ऑल द बेस्ट, एंड माय गुड विशेस will always be with you. So all the best students. So we wind up today's class, फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है?